हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में बजट के एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है पिछले एक साल का, उसको कंप्लीट कवर करेंगे। बजट जो है अगले एक साल की बात होती है, आने वाले साल की, जैसे 2023-24 का भी बजट पेश किया गया। और जो आर्थिक समीक्षा या आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो पिछले एक साल का होगा, 2022-23 का। तो इसमें कंप्लीट कवर करेंगे और ये आने वाले यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए, आरओ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूपीपीसीएस या आरओ कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज दी जाती है और जितने भी यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स वगैरह होते हैं सब आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हमारे वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, जो जिनके देख रेख में जो है ये आर्थिक समीक्षा तैयार की गई थी। तो ये वी अनंत नागेश्वरन जो है हमारे आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। पहली बार जो ये आर्थिक समीक्षा पेश हुई थी, आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था, ये 1950-51 में पेश हुआ था। और अब जो है ये एक दिन पहले पेश किया जाता है। इस बार कब पेश किया गया? तो 31 जनवरी को। 1 तारीख को, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, उसके एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। तो 31 जनवरी को ये पेश हुई। और ये जो है आर्थिक समीक्षा को बजट से अलग कब किया गया था? पहले एक साथ में ही होता था, अब इसको अलग कब किया गया था? तो 1964 में। 1964 से जो है आर्थिक समीक्षा अलग से पेश की जाती है, एक दिन पहले। आगे बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण की इस बार थीम क्या थी? अगर थीम पूछ लिया जाए तो मिड टर्म पोजीशन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। मिड टर्म पोजीशन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट, इसको इसी तरह से इंग्लिश में याद रखिए और इसी तरह से जल्दी आसानी से याद हो सकता है ये मिड टर्म पोजीशन ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉन्फिडेंट। अब डेटा पे फोकस करेंगे तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जितना भी बेस ईयर होगा वो 2011-12 होगा। अगर कहीं बेस ईयर पूछ लिया जाए तो 2011 का बेस ईयर जो है काउंट होता है। अब यहाँ पे जीवीए में हमारी कितनी वृद्धि हुई? जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड वो होता है जिसमें अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है इंडिया में, जो टोटल उसकी वैल्यू है उसमें रॉ मटेरियल जो ऐड हुआ है या फिर जितना भी शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, जितना भी निवेश किया गया उसको हटा के जो प्रॉफिट हुआ उसको सिर्फ जीवीए कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जो किसी देश की इकोनॉमी होती है इससे बहुत एक्यूरेट पता चलती है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट काउंट होता है। तो ये जीवीए कितना रहा था? तो 6.7%। जीवीए कितना रहा है हमारा? 6.7% पिछले साल का। और इसके अलावा जीडीपी हमारी कितनी रही है पिछले साल में? तो ये सभी चीज़ें हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2022-23 की। तो ये रही है 7%। अब वर्तमान में जो हमारी 2023-24 के लिए जो हमारे जीडीपी का अनुमान है वो कितना है? तो 6 से 6.8%। जो आने वाला वर्ष है 23-24, उसके लिए जो हमारा अनुमान है वो 6 से 6.8% जो है हमारा जीडीपी का अनुमान है। इसके अलावा कुछ और जो संस्थाएं हैं वो भी अपना जीडीपी का अनुमान बताती हैं। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग भी 6.8 है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग भी 6.8 है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है 6.9 है। तो सबके अकॉर्डिंग यहाँ पर जीडीपी का अनुमान पूछा जाता है। तो अगर बात करें आर्थिक समीक्षा में तो 6 से 6.8, और आरबीआई ने कहा है कि 6.8 रहेगी, आईएमएफ ने भी 6.8 बोला है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 6.9 रहेगी। तो जीडीपी का जो है अनुमान जो है आने वाले वर्ष का, ये चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है, पिछले वाले वर्ष का कम पूछा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ज़्यादा फोकस करिएगा। आगे बात करेंगे नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय हमारी पिछले वर्ष कितनी रही थी? तो 6.6%। राष्ट्रीय आय कितनी रही थी? 6.6%। और हमारे पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई 2022-23 में? तो 5.5%। फिर से एक बार देख लीजिए 2022-23 का जीवीए कितना रहा है? तो 6.7%। जीडीपी कितनी रही है? तो 7%। नेशनल इनकम टोटल कितनी वृद्धि हुई? तो 6.6%। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो थी उसमें वृद्धि कितनी हुई? तो 5.5%। इतना चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे जीडीपी का अनुमान जो है हमारा 2023-24 वाला जो अनुमान रखा गया है ये भी याद रखना है कि किसने क्या कहा है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्थव्यवस्था में जो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उत्पादक क्षेत्र, उनमें जीवीए में कितनी वृद्धि हुई वो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जिसमें टिक लगा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी में कितनी वृद्धि हुई जीवीए में? तो 3.5%। 3.5%। और ये कई बार पूछा जा चुका है कृषि वाला जीवीए, तो 3.5 याद रखना है। फिर आता है यहाँ पर खनन और उत्खनन क्षेत्र में कितनी जीवीए में वृद्धि हुई? तो 2.4%। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कृषि में 3.5, खनन में 2.4। उसके बाद विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.6% की। मैन्युफैक्चरिंग में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.6% की। और विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये सभी सेवाएं में तो 9% की इसमें वृद्धि हुई। निर्माण के क्षेत्र में यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 9.1 की वृद्धि हुई, 9.1% की वृद्धि हुई कंस्ट्रक्शन में।
व्यापार, होटल और परिवहन संचार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है GVA में, तो ये चीज़ याद रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला है। व्यापार, होटल, परिवहन संचार में 13.7% GVA में वृद्धि हुई है, 13.7%। वित्तीय और रियल एस्टेट और अन्य सेवाओं में 6.4%, सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा तथा अन्य सेवाओं में 7.9%। टोटल अभी हमने देखा था GVA 6.7%, ये जो हमने ऊपर भी देखा था टोटल GVA में कितनी वृद्धि हुई है, तो 6.7%। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर मुद्रास्फीति की जो गणना की गई पिछले साल की, तो उसमें दो तरह से मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। एक CPI इंडेक्स होता है, एक WPI होता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो ये इसमें कितनी मतलब वृद्धि हुई है, तो 6.8%। 6.8% जो है CPI रहा है, और WPI कितना रहा है, तो 11.5%। 11.5%, 6.8, 11.5। नेक्स्ट बात करेंगे राजकोषीय घाटा हमारा कितना रहा है 2022-23 के दौरान, तो 6.4% रहा है, 6.4%। कुल विदेशी जो मुद्रा कोष है हमारे यहाँ इस समय वर्तमान में कितना है, 30 दिसंबर तक की बात की जा रही है, उसी का आर्थिक समीक्षा में पेश किया गया है। तो 30 दिसंबर तक हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा कितनी थी, तो 562.8 जो है अरब डॉलर हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार है। और इसमें जो है पिछले साल के हिसाब से गिरावट आई है। ये गिरावट कितनी आई है, तो 70.8 अरब डॉलर की यहाँ पर गिरावट आई है। कितना रहा है, तो 562 अरब डॉलर रहा है, ये चीज़ याद रखना है। 562 अरब डॉलर जो है हमारा विदेशी मुद्रा कोष है। स्वर्ण के रूप में हमारे पास कितने मतलब स्वर्ण के रूप में जो रखा जाता है कुछ, तो वो है 41.3 अरब डॉलर। 41.3 जो है स्वर्ण के रूप में रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे इस बार रिकॉर्ड जो उत्पादन हुआ है खाद्यान्न का कितना हुआ है, तो 315.7 मीट्रिक टन जो है टोटल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। 315 मीट्रिक टन हमारे यहाँ खाद्य उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के जो विदेशी व्यापार हैं, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से करता है या फिर कहाँ को करता है, या फिर आयात कहाँ से ज़्यादा करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर शीर्ष जो 5 होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, वो सबसे ज़्यादा किया जाता है USA में। तो इसी बात से जो है जो बाइडेन नाराज़ भी होते हैं कि हमारे यहाँ भारत से जो चीज़ें आ जाती हैं वो ज़्यादा आती हैं, मतलब हमारा जो व्यापार है वो संतुलन में नहीं है। तो USA जो है USA को हमारे यहाँ से जो जाता है 59.57%, जितना भी निर्यात हमारे यहाँ से किया जाता है उसका 59.57% जो है USA को किया जाता है। नंबर 1 पे USA को एक्सपोर्ट किया जाता है, सेकंड पे आता है UAE, थर्ड पे आता है नीदरलैंड, फिर चौथे नंबर पे चाइना आता है। ये भी याद रखना है, निर्यात में एक्सपोर्ट अगर भारत करता है जिसको, तो उसमें जो है चाइना का चौथा नंबर है, लेकिन आयात में पहला नंबर अभी हो जाएगा। हम वहाँ से चीज़ें मंगाते ज़्यादा हैं, भेजते कम हैं। फिर 5वें नंबर पर बांग्लादेश है, पहले पे USA है, फिर UAE है, नीदरलैंड है, चीन है, उसके बाद बांग्लादेश। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आयात कहाँ से भारत ज़्यादा करता है, तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर है चीन। चीन से सबसे ज़्यादा चीज़ें मंगाता है। सेकंड पे आ जाता है UAE, सेकंड में UAE से मंगाता है। थर्ड पे यहाँ पर USA आ जाता है। भेजने में सबसे ज़्यादा भेजा जाता है USA को, लेकिन यहाँ पर अगर वहाँ से सामान लाने की बात की जाए तो ये तीसरे नंबर पर आ जाता है। फिर चौथे नंबर पर रशिया आता है। एक्सपोर्ट में कौन कौन फिर से देख लीजिए, नंबर 1 पर चाइना से आता है, फिर सेकंड नंबर पर UAE से, थर्ड पर USA से, फोर्थ पर रशिया से। नेक्स्ट बात करेंगे निर्यात के बारे में, क्या क्या चीज़ें हम निर्यात करते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर बात की जाए, इस बार एक चीज़ मेंशन की गई थी आर्थिक समीक्षा में कि जो 30 उत्पाद हमारे यहाँ जो निर्यात किए जाते हैं, शीर्ष 30 उत्पाद, उनमें से 13 जो हैं वो कृषि से संबंधित है। 30 उत्पादों में से 13 जो हैं वो कृषि से संबंधित है। और पहली बार शीर्ष 10 में जो निर्यात किया जाता है, नंबर 1 से मतलब जितने भी सामान दिए जाते हैं शीर्ष 10, उसमें चावल भी शामिल हो गया है। अभी तक शीर्ष 10 में चावल नहीं आता था, एक्सपोर्ट किया जाता था लेकिन शीर्ष 10 में नहीं आता था। तो चावल के निर्यात में वृद्धि हुई है कितने %, तो 16.09%, 16.09% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, नंबर 1 पे आता है इंजीनियरिंग गुड्स। इंजीनियरिंग गुड्स का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। सेकंड पे आता है पेट्रोलियम उत्पाद। ये अरेंज करने को काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज़। तो इंजीनियरिंग गुड्स को किया जाता है एक्सपोर्ट। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पाद सेकंड पे आता है, फिर जेम्स एंड ज्वेलरी आता है, फोर्थ पे आता है केमिकल्स, फिफ्थ पे आता है ड्रग फॉर फार्मा मतलब दवाएँ, उसके बाद 6 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स। पहला 3 तो जरूर याद रखना है, इंजीनियरिंग गुड्स, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद, फिर आता है जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इंजीनियरिंग गुड्स यहाँ पर नंबर 1 है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर 7वां 8वां 9वां 10वां भी दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे शीर्ष आयात की। तो नंबर 1 पर जो है हमारे यहाँ जो इंपोर्ट किया जाता है, मंगाया जाता है, वो है पेट्रोलियम, क्रूड और उसके अन्य उत्पाद। क्रूड उत्पाद और पेट्रोलियम को सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। सेकंड पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स सामान। थर्ड पर आता है कोयला, कोक और ब्रिकेट। फोर्थ पे मशीनरी। फिफ्थ पे आता है सोना। 6 पे आता है कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन। फिर मोती और कीमती पत्थर, ये सभी कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला दूसरा तीसरा याद रखना है। फिर वनस्पति तेल, आयरन स्टील। पहले पे आता है जो आयात किया जाता है वो पेट्रोलियम, क्रूड और उत्पाद। सेकंड पे आता है इलेक्ट्रॉनिक सामान। नेक्स्ट बात करेंगे शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है, मतलब एनआरआईज जो यहाँ से इंडिया से बाहर रहते हैं, अमेरिका वगैरह में, दुबई में रहते हैं, तो वो जो घर को पैसा भेजते हैं, मतलब इंडिया में जो पैसे भेजते हैं, उसमें भारत नंबर 1 है। हमारे यहाँ वैसे भी लोग घर वालों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोग, तो इसलिए जो है घर वालों को पैसा हम लोग ज़्यादा भेजते हैं। तो यही बात है, यहाँ पर इंडिया नंबर 1 पे आ जाता है। तो 100 अरब अमेरिकी डॉलर जो है हमारे यहाँ एनआरआई जो पैसा भेजते हैं उससे प्राप्त हुआ है। सेकंड नंबर पर भारत के बाद कौन आता है? तो मैक्सिको, जहाँ पे शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता है। सेकंड पे मैक्सिको आता है, थर्ड पे चाइना आता है। पहले नंबर पर भारत आता है, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना आता है। नेक्स्ट बात करेंगे मरीज डॉक्टर का अनुपात जो है हमारे यहाँ कितना है। वैसे ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी याद रखना है। NFHS जो है 5th नंबर वाला, इसमें ये चीज़ मेंशन थी। और NFHS जो है इसको हमने अलग वीडियो में भी पहले किया हुआ है, लेकिन एग्जाम से पहले फिर से एक बार कर लेंगे। मरीज डॉक्टर का अनुपात जो है भारत में कितना है? तो 1000:1 है, मतलब 1000 मरीज पर जो है एक डॉक्टर है। लेकिन WHO क्या कहता है कि स्टैंडर्ड क्या है? तो 834 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी क्लोज है। नेक्स्ट बात करेंगे NFHS 5 की बात करें तो लिंगानुपात कितना रहा था? तो 931 रहा था। NFHS के अकॉर्डिंग जो है हमारा लिंगानुपात कितना रहा था? तो 931 रहा था प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है। कुल प्रजनन दर कितनी रही थी? तो इसमें कमी आई है और ये 2.1 रही थी। 2.1 NFHS के द्वारा रही थी ये। इसके अलावा ये कितनी थी पहले? तो 2.4 थी, अब घट के 2.1 आ गई है, मतलब स्थिति सुधर रही है। जनसंख्या वृद्धि जो है उसकी दर कम हो रही है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPPCS का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या RO का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।